डोंट मिस द बेसिक्स। जब भी आप यूपीएससी की पढ़ाई कर रहे हो, आप बहुत ज्यादा क्लटर्ड वे में इंफॉर्मेशन कंज्यूम करते हो, उसमें कई बार होता है कि बेसिक्स से थोड़ी सी नजर हट जाती है। वो नजर ना हटे, इसके लिए डोंट मिस द बेसिक्स में आज मैं आर्टिकल 12 और 13 के बारे में डिस्कस करूंगा, चर्चा करूंगा, जहां पे आर्टिकल 12 डेफिनेशन ऑफ द स्टेट एंड आर्टिकल 13 because they are the foundation of fundamental rights, you should be absolutely clear about what is written in these articles। और संविधान के पर्सपेक्टिव से समझने के लिए आपको इसका कॉन्सेप्चुअल मीनिंग और इसके जो फैक्ट्स है, दोनों चीजों को समझना होगा। कॉन्सेप्ट क्या है इन दो आर्टिकल्स के पीछे, और फैक्ट क्या है, एक्चुअली इनमें लिखा क्या है, ये दोनों चीजें मैं आपको बताऊंगा। शुरुआत करने से पहले जस्ट अ रिमाइंडर कि हमारा फाउंडेशन बैच फॉर 2026 हैज बीन लॉन्च्ड। जीएस फाउंडेशन शेखर टू शेखर बैच है, इसमें एनरोल कर सकते हैं और एंड टू एंड प्रिपरेशन का एक्सपीरियंस लेना है, जिसमें फैकल्टी के द्वारा मेंटोरशिप भी इंक्लूडेड है, तो आप जरूर एनरोल कर सकते हैं। और अगर 2025 प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो रैपिडली 50 आवर्स के अंदर 1500 के आसपास टॉपिक रिवाइज कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन ऑन आर्टिकल 12 एंड आर्टिकल 13। नाउ व्हाट इज आर्टिकल 12? Why Article 12 needs to be discussed? Because it is part of Part 3 of the Constitution. And Part 3 of the Constitution is what? It's about fundamental rights. हमारे संविधान में एक लिस्ट दी गई है एक सेट ऑफ अधिकार की, जिसको हम फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं। उनको फंडामेंटल बुलाने का पर्पस इसलिए भी है क्योंकि वो हमारी इंडिविजुअल एज वेल एज कम्युनिटी की डेवलपमेंट के लिए बेहद फंडामेंटल है, जरूरी है। और दूसरा कि अगर उनकी वायलेशन होती है तो आपके पास स्ट्रिक्ट रेमेडीज अवेलेबल होती है। रेमेडीज के बारे में हम किसी और लेक्चर में चर्चा करेंगे, लेकिन to lay the foundation of fundamental rights you need to understand two articles very clearly, article number 12 and article number 13। ठीक है, तो पार्ट 3 12 से लेकर 35 तक होता है, लेकिन हम कई बार 12, 13, 34, 35 इन आर्टिकल्स को इग्नोर करते हैं। आर्टिकल 12 आपको स्टेट की परिभाषा देता है। It defines that for the purpose of part 3 of the Constitution, state has to be defined. Why? Because in this particular article और इन दिस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये शब्द स्टेट बहुत बार आएगा। स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट, स्टेट शैल नॉट टेक अवे, स्टेट शैल इंश्योर। तो मतलब स्टेट क्या है आखिर ऐसा जिसको हम जिम्मेदारी दे रहे हैं कि वो फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करके भी रखेगा, एनफोर्स भी कराएगा और इंश्योर करेगा कि उनकी वायलेशन नहीं होती है। अब इसी संदर्भ में आर्टिकल 12 में स्टेट को परिभाषित किया गया है, डिफाइन किया गया है। नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन? वेरी इंपॉर्टेंट टू कट द लेयर्स अबव एंड सी द कॉन्स्टिट्यूशन योरसेल्फ। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है दैट सबसे पहले तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द स्टेट गवर्नमेंट विल बी कंसिडर्ड एज स्टेट, विच मींस इन एसेंस द मिनिस्ट्री, द मंत्रालय और उनके सभी डिपार्टमेंट्स, है ना, जो भी प्राइम मिनिस्टर है, मिनिस्टर्स हैं और उनके डिपार्टमेंट्स हैं, दैट इज द एग्जीक्यूटिव पार्ट ऑफ द स्टेट कम्स अंडर फर्स्ट पार्ट, दैट इंक्लूड्स द प्रेसिडेंट, दैट इंक्लूड्स द गवर्नर। अब पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, मतलब दूसरा पिलर जो स्टेट का होता है, लेजिस्लेचर का, जो कानून बनाने का काम करता है, दैट ऑल्सो कम्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ स्टेट। तीसरी चीज बताई गई है लोकल और अदर अथॉरिटी। क्या बताई गई है? लोकल और अदर अथॉरिटी। एंड दिस लोकल और अदर अथॉरिटी में लोकल अथॉरिटी की डेफिनेशन तो हमें 1897 के जनरल क्लॉजेस एक्ट से पता लग जाती है कि कोई भी म्युनिसिपैलिटी, कोई भी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, कोई भी पंचायत इसके अंडर आती। लेकिन ये अदर अथॉरिटी क्या होता है? दिस इज अ ग्रे एरिया। कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जो क्लियरली डिफाइंड नहीं है। जहां पे क्लियरली डिफाइंड नहीं होता है वहां पे हमें जुडिशरी के सामने निर्भर होना पड़ता है। वी हैव टू डिपेंड ऑन द जुडिशरी। अब ये अदर अथॉरिटी के बारे में दो बातें लिखी गई है। दे शुड बी इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया एंड सेकेंडली दे शुड बी अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इससे हमें एक इंडिकेशन मिलता है कि ऐसी अथॉरिटी स्टेट की परिभाषा में तो आती हैं जो भारत के अंदर हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंट्रोल में है। लेकिन ये कंट्रोल में होने का क्या मतलब है? इसके लिए हमें जुडिशरी के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है। एंड जुडिशरी ने हमें ओवर द इयर्स नंबर ऑफ जजमेंट्स देते हुए यह समझाने की कोशिश की है कि कोई भी अथॉरिटी जिसमें सब्सटैंशियली गवर्नमेंट कंट्रोल करती है थ्रू द फाइनेंसेस या फंडिंग,
कंट्रोल करती है थ्रू द सिलेक्शन और अपॉइंटमेंट. एंड नॉट ओनली दैट, द गवर्नमेंट हैज अ कंट्रोल इन टर्म्स ऑफ डिसाइडिंग व्हाट विल बी द पॉलिसीज, एंड इफ दैट पर्टिकुलर authority performs a public function, then regardless whether it is a government owned authority or a government created authority, even private authorities can be considered in some instances as state. इसका मतलब कोई ऐसी अथॉरिटी जो सरकार ने बनाई है या सरकार उसके फाइनेंसेस को मैनेज करता है, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन को, उसकी मैनेजमेंट को कंट्रोल करता है, ये सब तो ठीक है, ये सब आप देखोगे. लेकिन ये भी देखोगे कि अगर वो कोई पब्लिक फंक्शन परफॉर्म करता है जो स्टेट के बिहाफ पे उसे परफॉर्म करना पड़ता है. इस केस में, इस संदर्भ में बहुत सारी जजमेंट्स आई हैं जिन्होंने CSIR, काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इसको स्टेट की परिभाषा में डाला है. एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को स्टेट की परिभाषा में डाला है. और भी अन्य अथॉरिटीज विच आर नॉट प्रोबेबली नॉट हैविंग गवर्नमेंट ओनरशिप. जरूरी नहीं है कि उसमें गवर्नमेंट ओनरशिप ही हो. सिर्फ बहुत सारी चीजें देखने के बाद केस टू केस बेसिस में यह देखा जाता है कि किसी पर्टिकुलर अथॉरिटी को स्टेट की परिभाषा में डालना है या नहीं डालना है. फॉर एग्जाम्पल, आप यहां पे देख सकते हो कि वाइल गिविंग द जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन 1979 इन RD शेट्टी वर्सेस एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, द सुप्रीम कोर्ट हैज गिवन 5-point टेस्ट. मतलब ये आपको याद नहीं करना है, लेकिन एक आइडिया लगने के लिए है कि आप कैसे देखते हो. क्या उस बॉडी की फंडिंग मेजॉरिटी स्टेट की तरफ से होती है? इज देयर अ डीप एंड परवेसिव कंट्रोल ऑफ द स्टेट? इज द फंक्शनल कैरेक्टर इज डिफाइंड बाय द स्टेट इटसेल्फ? ये सारी चीजें आप देखते हो और फिर उसके बाद डिसाइड करते हो. इन 2002 PK बिस्वास केस, यहां पे 2002 लिख देना, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि CSIR यानी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च इज अ बॉडी दैट इज कंसिडर्ड अ स्टेट. उन्होंने रीजन दिए. नंबर 1, जो CSIR का गवर्निंग बोर्ड था उसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट या प्रेसिडेंट बाइंडिंग ऑर्डर्स दे सकते थे उसको. दूसरा, 70% जो CSIR की फंडिंग थी वो 70% आती थी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट से. और तीसरा, गवर्नमेंट ने ही CSIR की फाउंडेशन की थी. इनफैक्ट मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने इसकी फाउंडेशन की थी. तो इसका मतलब इसे स्टेट कहलाना जायज था. दैट वाज द जजमेंट. सो the definition of states includes all this. Does the definition of state include judiciary? To say the judicial part of the judiciary, the answer is no. यानी जुडिशरी आपको कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ भी नहीं मिलेगा स्टेट की परिभाषा में. और अब सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट से भी जाओगे तो वो कहता है कि एज फार एज द जजमेंट्स आर कंसर्न्ड, दैट डज नॉट कम अंडर द डेफिनेशन ऑफ स्टेट, बट द एडमिनिस्ट्रेटिव साइड ऑफ द जुडिशरी. मान लीजिए किसी कोर्ट ने कोई गाइडलाइंस इशू की हैं, कोई ऑर्डर इशू किया है, ऑर्डर मतलब जजमेंट के फॉर्म में नहीं, कोई गाइडलाइंस जो लोअर अथॉरिटी को फॉलो करनी है, ऐसी कोई गाइडलाइंस या निर्देश दिया है, या जो उसका एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है, लीगल क्लरिकल स्टाफ है, उसकी तरफ से कोई निर्देश आया है, then that will come under the definition of state. So not the judges and their judgments. So you cannot go knock the door of Supreme Court or High Court and say that sir आपकी जजमेंट ने ना मेरे फंडामेंटल राइट को वायलेट किया था, now reverse that judgment. You cannot do that. आप नहीं कर सकते हो ये. तो रेमेडी आपको स्टेट के अगेंस्ट अवेलेबल होती है, लेकिन जज के अगेंस्ट अवेलेबल नहीं होती है. जज के केस में आप उनकी जजमेंट को रिव्यू करने के लिए कह सकते हो उनको, यू कैन आस्क देम टू रिव्यू. अब आते हैं आर्टिकल 13 पे. आर्टिकल 13 टेक्स यू फर्दर इनटू दिस कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू. वो जुडिशरी के रिव्यू करने की पावर्स के कॉन्सेप्ट के अंदर आपको ले जाता है. बहरहाल वो ये शब्द इस्तेमाल नहीं करता है जुडिशियल रिव्यू. आर्टिकल 13 क्या कहता है? आर्टिकल 13 दो तरीके के लॉ के बारे में बात करता है. इट टॉक्स अबाउट प्री कॉन्स्टिट्यूशनल इनैक्टमेंट्स और लॉज इन फोर्स. यहां पे बेसिकली यहां पे नहीं आना चाहिए था, ये यहां पे आना चाहिए था. ये देखो, लॉज इन फोर्स यानी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल इनैक्टमेंट. संविधान बनने से पहले देयर मस्ट हैव बीन मेनी लॉज दैट वर पास्ड ड्यूरिंग ब्रिटिश एरा.
अब अगर संविधान देखोगे, आर्टिकल 372 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टेल्स द प्रेसिडेंट और टेल्स द पार्लियामेंट कि अगर प्री कॉन्स्टिट्यूशनल कोई इनैक्टमेंट है ना, कॉन्स्टिट्यूशन से पहले का कोई इनैक्टमेंट है, आप उसको मॉडिफाई करना चाहते हो कर सकते हो, उसको डिसकंटिन्यू करना चाहते हो कर सकते हो, बट इफ इट इज स्टिल एग्जिस्टिंग देन इट विल कंटिन्यू आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल। अगर आप उसको मॉडिफाई रिपील नहीं करते हो तो वो संविधान के बाद भी अप्लाई होता रहेगा। सो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ या संविधान बनने के बाद बना कोई लॉ, आर्टिकल 13 के हिसाब से whenever these are against the fundamental rights, whenever they violate the fundamental rights, they will be held as unconstitutional and void। इसका मतलब कोई भी इनमें से हो, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल हो या पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल हो, अगर वो फंडामेंटल राइट्स की अवहेलना करता है, वायलेशन करता है, तो उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया जाएगा, वॉइड यानी कि इनएप्लीकेबल डिक्लेयर कर दिया जाएगा, टू द एक्सटेंट दैट इट वायलेट्स द राइट। मतलब उस पूरे कानून को हटाने की जगह अगर हम सिर्फ उतना पार्ट अलग करके रख सकते हैं जो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है, तो करेंगे ऐसा। For example, in IPC section 377, which criminalized homosexuality, was said to be against Article 21, right to privacy. But the entire 377 was not removed. There were provisions under section 377 which talked about bestiality, यानी sexual assault on animals. तो वो वाला पार्ट नहीं रिमूव किया गया, सिर्फ जो कंसेंशुअल सेम सेक्स के एडल्ट्स थे उनके रिलेशन को जो क्रिमिनलाइज करने वाला प्रावधान था, सिर्फ उतना हटाया गया, बिकॉज ओनली दैट पार्ट वाज वायलेटिंग फंडामेंटल राइट्स। इसको क्या कहते हैं सर? इसको कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेबिलिटी। I've talked about doctrine of separability and doctrine of severability in a video, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगवा दूंगा। पिछले ही हफ्ते वो वीडियो आया था, प्लीज देख लेना। अब प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के लिए एक चीज है जिसको कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स, यानी अगर संविधान से पहले का कानून है और संविधान अप्लाई हो गया, अब अप्लाई होने के दिन के बाद ऐसा हो सकता है कि जो पहले का कानून है इट वायलेटेड अ फंडामेंटल राइट, देन दैट पर्टिकुलर लॉ विच वाज प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, वो समाप्त नहीं होता है, डेड नहीं होता है, वो एक्लिप्स में चला जाता है, यानी उस पे ग्रहण लग जाता है, यानी वो एक डॉर्मेंट वोल्केनो की तरह हो जाता है जो कभी इरप्ट तो कर सकता है लेकिन फिलहाल शांत है। What happens in doctrine of eclipse is that pre-constitutional laws become dormant if they violate fundamental right. But if the constitution is amended and that fundamental right is changed, then it can come back to life. मतलब ये वापस जीवित हो सकता है, ये कानून वापस एप्लीकेबल हो सकता है अगर आप फंडामेंटल राइट को ही चेंज कर दो। इसके बारे में वंस अगेन मैंने आपको बताया कि डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दूंगा अबाउट डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स, आई हैव एक्सप्लेन्ड इन डिटेल। नाउ कमिंग बैक, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल या पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल हो, लॉ की जो परिभाषा है, लॉ की जो परिभाषा है, यानी लॉज इन फोर्स इज प्री कॉन्स्टिट्यूशनल, बट लॉ की जो परिभाषा है उसमें क्या क्या आता है ये भी आर्टिकल 13 बताता है। पार्लियामेंट के द्वारा या स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा पास किया गया कोई कानून, जैसे आरटीआई एक्ट है, राइट टू एजुकेशन एक्ट है, ठीक है, ऑर्डिनेंस, प्रेसिडेंट एंड गवर्नर्स हैव ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर्स, तो वो भी लॉ की परिभाषा में आता है। कहने का मतलब अगर पार्लियामेंट का कानून वायलेट करता हो फंडामेंटल राइट्स को, ऑर्डिनेंस वायलेट करता हो फंडामेंटल राइट्स को, प्रेसिडेंट का, गवर्नर का कोई ऑर्डर वायलेट करता हो फंडामेंटल राइट्स को, कोई रूल किसी सोसाइटी ने बनाया है, कोई रेगुलेशन किसी सोसाइटी ने, कम्युनिटी ने, पंचायत ने, लोकल बॉडी ने, डिस्ट्रिक्ट बॉडी ने, प्रेसिडेंट ने, गवर्नर ने बनाया हो, कोई नोटिफिकेशन सरकार के किसी डिपार्टमेंट के द्वारा आया हो, कोई रेगुलेशन बना हो, ये सब लॉ की परिभाषा में आते हैं एज पर आर्टिकल 13। दैट मींस इफ एनी ऑफ देम वायलेट फंडामेंटल राइट्स, they will be held as unconstitutional. What about custom or usage? There are some practices, some traditions which are not written down anywhere, but they are being followed. ऐसा हो सकता है किसी समाज की कोई प्रथा हो, किसी कम्युनिटी की कोई प्रैक्टिस हो जिसका कहीं लेखन उल्लेखन नहीं है, बट वो साल दर साल, सदियों दर सदियां चलती जा रही है। ऐसी कस्टम या यूजेज या प्रैक्टिस को भी वायलेशन माना जाएगा इफ इट वायलेट्स फंडामेंटल राइट्स।
Now the question will come into the picture. Does this include personal laws? आपको पता है कि भारत के अंदर धर्म के आधार पर पर्सनल या इंटरपर्सनल रिलेशंस को रेगुलेट करने के लिए कानून बनाए गए हैं. Although personal relations could have been conducted via customs or usage also, which may not be written in a law book, but India has chosen to write them down in a law book. तो इंडिया ने क्या किया है? मुस्लिम पर्सनल लॉ अलग बनाया है, हिंदू मैरिज एक्ट अलग बनाया है, हिंदू सक्सेशन एक्ट अलग बनाया है, क्रिश्चियन मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट अलग बनाया है. अब क्या जो एक्ट्स इस तरीके से बनाए गए हैं, डू दे कम अंडर द डेफिनेशन ऑफ आर्टिकल 13 द लॉ? आंसर इज नो. तो पर्सनल लॉ इसकी डेफिनेशन में नहीं आता है. 1951 से बॉम्बे हाई कोर्ट की एक जजमेंट आई हुई है इन द केस ऑफ नारसू आपा माली केस, और इस जजमेंट में हाई कोर्ट ने, बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा था कि पर्सनल लॉ डज नॉट कम अंडर कस्टम और यूजेज, पर्सनल लॉ डज नॉट कम अंडर डेफिनेशन ऑफ लॉ बिकॉज इट डज नॉट कम अंडर एनी ऑफ दीज, according to Bombay High Court. Now Supreme Court from then on has never reversed that particular judgment. उनके पास मौका आया था 2017 में जब ट्रिपल तलाक को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया था. मौका था, वो ये स्टेटमेंट दे सकते थे कि द पर्सनल लॉज विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज लॉ अंडर आर्टिकल 13, बट दे रिफ्यूज टू डू सो. उन्होंने इस बेसिस पे ट्रिपल तलाक को अनकॉन्स्टिट्यूशनल ठहराया कि वो पर्सनल मुस्लिम लॉ का हिस्सा ही नहीं होना चाहिए. They said it should not be part of personal law and it is a practice which is arbitrary. आर्बिट्ररी डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस है, आर्टिकल 14 को वायलेट करती है, राइट टू इक्वालिटी को वायलेट करती है महिलाओं की, इसलिए हम उसे हटा रहे हैं. लेकिन उन्होंने वहां पे यह नहीं कहा कि पर्सनल लॉ विल वायलेट फंडामेंटल राइट्स, देन इट कैन बी हेल्ड एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल. दे डिड नॉट गिव सच अ स्टेटमेंट एंड दैट इज व्हाई टिल नाउ एम्बिग्विटी बनी हुई है. और यह बॉम्बे हाई कोर्ट का जजमेंट आज भी अप्लाई हो रहा है क्योंकि इसको रिवर्स ही नहीं करने को कोई तैयार. आखिरी चीज आपने समझनी है कि इसी आर्टिकल 13 के क्लॉज नंबर 4 में यह चीज बड़े बड़े अक्षरों में लिख दी गई दैट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट अंडर आर्टिकल 368 डज नॉट कम अंडर लॉ और डेफिनेशन ऑफ लॉ. वो इसलिए हुआ क्योंकि 1967 में सुप्रीम कोर्ट ने आईसी गोलकनाथ केस नाम का एक फरमान सुनाया, जजमेंट सुनाया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फंडामेंटल राइट्स को कोई चेंज नहीं कर सकता, कोई बदल नहीं सकता है. और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि if you are amending the constitution that will also come under the definition of law. Now imagine if I'm making a change to the constitution और मैं constitution में fundamental right को amend करने के लिए, change करने के लिए कोई चीज ले आता हूं, तो वो automatically fundamental right को violate करेगी क्योंकि existing fundamental rights के तो वो opposite ही जाएगी ना. कोई चीज exist कर रही है, उसको amend करने के लिए मैं कानून लेके आता हूं, इट विल बी वायलेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग एक्ट. तो अगर मैं उसको लॉ मान लेता हूं, कानून मान लेता हूं, तो मैं कभी अमेंड करके फंडामेंटल राइट बदल ही नहीं सकता, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा. अब पार्लियामेंट ने इसी वजह से कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज किया, संविधान को चेंज किया, 24वां संविधान संशोधन, दैट मींस चेंज अमेंडमेंट, 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेके आए. और फिर उन्होंने कहा कि सर, any amendment under article 368 will not be considered as law under article 13. तो आर्टिकल 13 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लॉ नहीं होता, पर्सनल लॉ नहीं होता. इसी के साथ 12 और 13 की जो अंडरस्टैंडिंग है वो डेवलप करते हुए अगले हफ्ते हम किसी और बेसिक कंसेप्ट के ऊपर डिस्कशन जरूर लेके आएंगे. कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कौन सा कॉन्सेप्ट आप समझना चाहेंगे. धन्यवाद.